Personal liability of agent to third parties. Agent cannot personally enforce nor be bound by contract on behalf of principal. जब जैसे प्रिंसिपल होता है, एजेंट होता है, फिर थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी के लिए जो लायबल होता है वो कौन हो जाता है? प्रिंसिपल हो जाता है ना। तो वही लिखा है कि एजेंट पर्सनली लायबल तो नहीं होता थर्ड पार्टी से. एजेंट कैन नॉट पर्सनली एनफोर्स नॉट बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल. In the absence of any contract to that effect, an agent cannot personally enforce contract entered into by him on behalf of his principal, nor is he personally bound by them. He can neither sue nor be sued on contracts made by him on his principal's behalf. तो एजेंट ने अगर थर्ड पार्टी के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं प्रिंसिपल के बिहाफ पे, उसके लिए एजेंट पर्सनली लायबल नहीं होता है. ठीक है, उन सब कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए प्रिंसिपल ही लायबल होता है. बट इसके कुछ एक्सेप्शंस है. ठीक है, पहले हमने क्या बोला? एजेंट इज नॉट पर्सनली लायबल टू थर्ड पार्टीज बट इट हैज़ सम एक्सेप्शंस. इन द फॉलोइंग एक्सेप्शनल केसेस द एजेंट इज प्रिज्यूम्ड टू हैव एग्रीड टू बी पर्सनली बाउंड. मतलब अब एजेंट कब कब पर्सनली बाउंड हो जाएगा थर्ड पार्टीज के लिए? फर्स्ट पॉइंट, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय एन एजेंट फॉर द सेल और परचेज ऑफ गुड्स फॉर द merchant resident abroad, foreign principal. When an agent has entered into a contract for the sale or purchase of goods on behalf of principal resident abroad, the presumption is that agent undertakes to be personally liable for the performances of such contract. अगर प्रिंसिपल कहाँ पर है? एब्रॉड में है, कोई फॉरेन कंट्री में है, तब ऐसा होगा कि एजेंट पर्सनली लायबल होगा थर्ड पार्टीज के लिए, वरना तो नहीं होगा. वेयर द एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ हिज प्रिंसिपल और अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल. When the agent does not disclose the name of the principal, then there arises a presumption that he himself undertakes to be personally liable. अगर एजेंट ने प्रिंसिपल का नाम ही डिस्क्लोज नहीं करा तो एजेंट पर्सनल लायबल हो जाएगा. नॉन एग्जिस्टेंट और इनकॉम्पिटेंट पर्सनल, वेयर द प्रिंसिपल दो डिस्क्लोज कैन नॉट बी सूड, द एजेंट इज प्रिज्यूम्ड टू बी पर्सनली लायबल. An agent who contracts for a minor, the minor being not liable, the agent becomes personally liable. This result may not, however, follow where the other party already knows the principal is minor. वैसे हमने क्या एक essential condition देखी थी, प्रिंसिपल होने के लिए मेजर और साउंड माइंड का होना एक नेसेसरी कंडीशन थी, है ना. अगर प्रिंसिपल मेजर या अनसाउंड माइनर या अनसाउंड माइंड का होगा और फिर एजेंट उसके बिहाफ पर जाके थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तो यहाँ पर प्रिंसिपल लायबल ही नहीं होगा, यहाँ पर डायरेक्टली एजेंट लायबल हो जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए. प्रिटेंडेड एजेंट, इफ द एजेंट प्रिटेंड्स बट is not an actual agent and the principal does not rectify the act but disowns it, the pretended agent will be himself liable. क्या हुआ? यहाँ पर एजेंट नहीं है, वही एजेंट बाय एस्टॉपल वाली थिंग आ रही है, लेकिन वो जो प्रिंसिपल है ना उस एक्ट को उसने रेक्टिफाई किया ही नहीं, है ना. उसने रेक्टिफाई करने की जगह उसने मना कर दिया, डिसओन कर दिया. तो ऐसी सिचुएशन में भी एजेंट पर्सनल लायबल होगा थर्ड पार्टी के लिए. व्हेन एजेंट एक्सीड्स अथॉरिटी, इसके लिए भी हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो प्रिंसिपल रेक्टिफाई कर दे या फिर प्रिंसिपल उस एक्ट को डिसोन कर दे. तो अगर उसने मना कर दिया कि इसने तो एजेंट को जितनी अथॉरिटी थी उसने उससे एक्सीड काम करा, तो या तो वो उसने रेक्टिफाई कर दिया तब तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर उसने रेक्टिफाई नहीं करा तो फिर क्या हो जाएगा? एजेंट उस काम के लिए पर्सनली लायबल हो जाएगा. When the agent exceeds his authority, misleads the third person in believing that the agent he has requisite authority in doing the act, then the agent can be made personally liable for the breach of warranty of authority. Okay, तो हमने सबसे पहले क्या देखा? हमने ये देखा कि वैसे तो एजेंट थर्ड पार्टी के लिए लायबल नहीं होता, प्रिंसिपल होता है, बट इट हैज़ सम एक्सेप्शंस. फर्स्ट, जब हमारा प्रिंसिपल या तो अब्रॉड में हो,
सेकेंड, जब एजेंट ने प्रिंसिपल का नाम ही डिस्क्लोज नहीं करा। थर्ड, जब प्रिंसिपल इनकॉम्पिटेंट है। फोर्थ, हमारा एजेंट ने प्रिटेंड करा है कि वो एजेंट है बट वो एजेंट नहीं था। और प्रिंसिपल ने भी इस बात को रेक्टिफाई नहीं करा बल्कि डिसओन कर दिया। फिफ्थ, व्हेन एजेंट एक्सीड्स द अथॉरिटी। ओके, राइट ऑफ थर्ड पार्टीज। अब हमें क्या पढ़ना है, थर्ड पार्टीज के क्या क्या राइट्स होते हैं। ठीक है, अभी पढ़ते हैं। राइट ऑफ थर्ड पार्टीज, राइट ऑफ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय एन अनडिस्क्लोज्ड एजेंट। If an agent makes a contract with a person who neither knows nor has a reason to suspect that he is an agent, his principal may require the performance of the contract, but other contracting party as against the principal the same right as he would have had as against the agent if the agent had been the principal. If the principal discloses himself before the contract is completed, the other contracted party may refuse to fulfill the contract if he can show that if he had known who was principal in the contract, or if he had known that the agent was not principal, he would have entered into the contract. देखो, SS bought for himself, यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि हम बता नहीं रहे उसका नाम एजेंट का। SS bought for himself a ticket of IPL match at वानखेड़े स्टेडियम थ्रू AB। SS ने टिकट अपने लिए खरीदी थी लेकिन उसने भेजा किसको, AB को भेजा। ठीक है, बिकॉज ऑन पर्सनल ग्राउंड्स स्टेडियम मैनेजमेंट वुड हैव नॉट इशूड द टिकट टू SS। वो है ना, शाहरुख खान को अलाउड नहीं है यहाँ पे जाना वानखेड़े स्टेडियम में, तो अगर उसको जाना अलाउड नहीं है और उसने अपने एजेंट को भेज करके टिकट परचेज कर ली, बल्कि उसको अलाउड नहीं है जो प्रिंसिपल है, और उसने किसी के थ्रू वहाँ पर टिकट खरीद ली, तो क्या ये पूरा एक्ट अलाउ किया जाएगा? स्टेडियम मैनेजमेंट में रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिफ्यूज SS टू एंटर द स्टेडियम। भले ही उसके एजेंट ने जाकर के टिकट खरीद ली लेकिन वो एक्चुअल में किसके लिए थी, वो SS के लिए थी। ठीक है, तो इसको जो मैनेजमेंट है स्टेडियम का वो क्या कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है SS को भी उसमें स्टेडियम में एंटर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर राइट किसके पास है, स्टेडियम अथॉरिटी के पास राइट है ना, स्टेडियम के मैनेजमेंट के पास राइट है। तो हम थर्ड पार्टी के लिए बात कर रहे हैं कि जहाँ पर वो अनडिस्क्लोज्ड इवेंट कोई रहे वहाँ पर, तो थर्ड पार्टी ना प्रिंसिपल को भी मना कर सकती है उस एक्ट में, उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। Performance of contract with agent supposed to be principal. When agent does not disclose that he is acting as an agent and the principal requires the performance of the contract, then principal can bond such performance subject to the rights and obligations subsisting between agent and other parties to the contract. A who owes 50,000 rupees to B. A who owes 50,000 rupees to B. B sells to B sells 1 lakh rupees worth of rice to B. अब उसने क्या करा, 1 लाख रुपीज राइस इसको सेल करे। A is acting as an agent as C for C in the transaction, but B has no knowledge nor reasonable ground of suspicion that such is the case. C cannot compel B to take the rice without allowing him to set off A's debt. यहाँ पर A के पास एक तो इन दोनों के बीच एक ऑलरेडी एक वो चल रहा है डेट, ठीक है, और इसने क्या करा ना, इसने इसको 1 लाख रुपीस के राइस भी सेल कर दिए, लेकिन ये जो राइस सेल कर रहा है ये उसने खुद के लिए नहीं कर रहा है, ये उसने एजेंट की तरह काम कर रहा है, सी के लिए, उसके लिए कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सी कैन नॉट कंपेल बी टू टेक राइस विदाउट अलाउइंग हिम टू सेट ऑफ एज दैट। अब यहाँ पर वैसे तो हमने एक कंडीशन पढ़ी थी जहाँ पर थर्ड पार्टी वो सेट ऑफ नहीं कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी को तो इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता ही नहीं है, तो यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल है ये थर्ड पार्टी को रोक नहीं सकता इसको आपस में सेट ऑफ करने के लिए। ठीक है, हमने एक कंडीशन पढ़ी थी ना कि हम सेट ऑफ नहीं कर सकते, एक तो जो
एजेंट है और जो थर्ड पार्टी है उनके बीच अलग से एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, और जो एजेंट है उसने एज एन एजेंट एक और कॉन्ट्रैक्ट करा है थर्ड पार्टी के साथ, तो हमने बोला था कि उन दोनों को हम सेट ऑफ नहीं कर सकते। बट यहाँ पर क्योंकि जो एजेंट है उसने यही नहीं बताया कि उसने ये एज एन एजेंट करा है और उसका प्रिंसिपल कोई और है, तो यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल है ये इसको रोक नहीं सकता इसको सेट ऑफ करने के लिए, इस वाले ट्रांजेक्शन को सेट ऑफ करने के लिए। समझ में आया? ठीक है। ऑप्शन टू थर्ड पार्टी sue the agent or the principal. Right of person dealing with agent personally liable. In cases where agent is personally liable, a person dealing with him may hold either him or his principal or both of them liable. अब थर्ड पर्सन के पास, थर्ड पार्टी के पास एजेंट को और प्रिंसिपल को सू करने का ऑप्शन भी रहता है। ठीक है, यहाँ पर जब एजेंट पर्सनली लायबल है तो थर्ड पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो एजेंट को पर्सनली या फिर प्रिंसिपल को या फिर बोथ ऑफ देम को सू कर सकता है। नेक्स्ट, A enters into contract with B to sell him 100 bales of cotton and afterwards discover that B was acting as an agent for C. A may sue either B or C or both for the price of the cotton. B, consequence of inducing agent or principal to act on belief that principal or agent will be held exclusively liable. When a person who has made a contract with the agent induces the agent to act upon the belief that the principal only will be held liable or induces the principal to act upon the belief that the agent only will held to be liable, he cannot afterwards hold liable agent और principal respectively. मतलब अगर हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए हैं जहाँ पर सिर्फ या तो एजेंट वो हो सकता है लाइबल हो सकता है या तो प्रिंसिपल लाइबल हो सकता है, तो उस केस में दोनों को नहीं कर सकते, जो लाइबल हो सकता है एज पर कॉन्ट्रैक्ट उसी को ही सू किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा इस वाले इस टॉपिक में, हमने देखा थर्ड पार्टी के पास क्या क्या राइट है। थर्ड पार्टी के पास पहला राइट क्या है कि अगर यहाँ पर अनडिस्क्लोज्ड इवेंट की वजह से उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया थर्ड पार्टी के साथ, तो स्टिल थर्ड पार्टी के पास राइट होता है बाद में भी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मना करने का। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये था कि यहाँ पर अगर वैसे तो सेट ऑफ करने के लिए मना था, लेकिन अगर प्रिंसिपल को और एजेंट के रिलेशनशिप को यहाँ पर डिस्क्लोज ही नहीं करा गया थर्ड पार्टी को, तो थर्ड पार्टी को कोई सेट ऑफ करने से रोक नहीं सकता। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है, थर्ड पार्टी के पास राइट होता है सू करने का इसको एजेंट को और प्रिंसिपल को। कुछ केसेस में दोनों को कर सकता है, कुछ केसेस में एक को लाइबल वो कर सकता है। ठीक है, रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी, रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी, टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी मीन्स पुटिंग एन एंड टू लीगल रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। सेक्शन 201 provides for the following modes of termination. टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी क्या होता है कि जब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच जो लीगल रिलेशनशिप है उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके क्या क्या मोड्स होते हैं, टर्मिनेट एजेंसी को टर्मिनेट करने के क्या क्या मोड्स हैं। फर्स्ट, रेवोकेशन। एन एजेंसी में बी टर्मिनेटेड बाय द प्रिंसिपल रिवोकिंग द अथॉरिटी ऑफ एजेंट। प्रिंसिपल में रिवोक द अथॉरिटी गिवन to his agent at any time before the authority has been exercised so as to bind the principal. However, the principal cannot revoke the authority given to his agent after the authority has been partly exercised so far as regard as act and obligation as arise for the acts already done in the agency. Example read करो इसका। A authorizes B to buy 1000 bales of cotton on account of A. A ने B को अपॉइंट करा एज एन एजेंट क्या करने के लिए, कॉटन बाय करने के लिए, एंड टू पे फॉर इट आउट ऑफ द एज मनी रिमेनिंग इन बीज हैंड। और ये कौन है हमारा प्रिंसिपल, ये कौन है हमारा एजेंट। इसने इसको अपॉइंट करा है किस चीज़ के लिए, कॉटन परचेज करने के लिए, और इस प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को ये भी बोला है कि इसके पास जो इसके पैसे हैं उसे उसके लिए पेमेंट कर दे, so as to make himself personally liable for the price.
A cannot revoke B's authority so far as regards payment for the cotton. तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि उसने बाय कर लिया और फिर उसके बाद अथॉरिटी मतलब कि एजेंसी को रिवोक कर दिया, हम उससे पहले रिवोक नहीं कर सकते। मतलब कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट होना इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर वो बाय करा, फिर उसने उसके जो बी के हैंड में जो ए का अमाउंट है उसने उसको पैसे दिए जिससे भी बाय करा था। मतलब कि पूरा एक्ट होना यहाँ पर कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है। ए रिवोक नहीं कर सकता उससे पहले जब तक कि उसने पेमेंट नहीं करी थी। ठीक है। एग्जाम्पल 55, A authorizes B to buy 1000 bales of cotton on account of A and to pay for it out of the A's money remaining in B's hand. B buys 100,000 bales of cotton in A's name and so as not to render himself personally liable for the price. A can revoke B's authority to pay for the cotton. तो वही सेम की मतलब कि बाद में हम रिवोक कर सकते हैं। एक बार दोबारा से ये वाला ऊपर वाला पॉइंट पढ़ते हैं। एन एजेंसी में बी टर्मिनेटेड बाय द प्रिंसिपल रिवोकिंग द अथॉरिटी ऑफ द एजेंट। एक जो रिलेशनशिप है एजेंसी का वो प्रिंसिपल रिवोक कर सकता है। प्रिंसिपल मे रिवोक द अथॉरिटी गिवन टू हिज एजेंट एट एनी टाइम बिफोर द अथॉरिटी हैज बीन एक्सरसाइज्ड सो एज टू बाइंड द प्रिंसिपल। किसी भी टाइम, एट एनी टाइम ही कैन डू दिस एक्ट। हाउएवर प्रिंसिपल कैन नॉट रिवोक द अथॉरिटी गिवन टू हिज एजेंट आफ्टर द अथॉरिटी हैज बीन पार्टली एक्सरसाइज्ड एज फार द रिगार्ड्स ऑफ एक्ट्स एंड ऑब्लिगेशन। मतलब प्रिंसिपल के पास राइट है रिवोक करने का। प्रिंसिपल एट एनी टाइम रिवोक कर सकता है, बट वो तब रिवोक नहीं कर सकता जब पार्टली उसने अथॉरिटी कंप्लीट करी है और पार्टली रह गई है। उसके कॉन्ट्रैक्ट के बीच में वो रिवोक नहीं कर सकता। ठीक है, समझ में आया ये 4-5 लाइन्स। ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्पनसेशन फॉर रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल। इफ देयर इज प्रीमेच्योर रिवोकेशन ऑफ एजेंसी विदाउट सफिशिएंट कॉज, प्रिंसिपल मस्ट कॉम्पनसेट द एजेंट फॉर सच रिवोकेशन। और अगर प्रिंसिपल ने ऐसा किया, फुल एक्ट कंप्लीट होने से पहले रिवोक किया और एजेंट को अगर कोई लॉस हो रहा है ना, तो फिर प्रिंसिपल को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा एजेंट को। नोटिस ऑफ रिवोकेशन, व्हेन द प्रिंसिपल हैविंग जस्टिफिकेशन टू डू सो रिवोक्स द अथॉरिटी, ही मस्ट गिव रीजनेबल नोटिस ऑफ सच रिवोकेशन टू द एजेंट, अदरवाइज ही कैन बी लायबल टू पे कॉम्पनसेशन फॉर एनी डैमेज कॉज टू द एजेंट। तो यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल के पास राइट है रिवोक करने का, बट प्रिंसिपल को नोटिस सर्व करना पड़ेगा, एक रीजनेबल नोटिस देना पड़ेगा फॉर दिस रिवोकेशन। ठीक। रिवोकेशन एंड रिनंसिएशन में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। रिवोकेशन ऑफ एजेंसी में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड इन द कंडक्ट ऑफ प्रिंसिपल। ए एम्पावर्स बी टू लेट एज हाउस, आफ्टरवर्ड्स ए लेट इट्स बाय हिमसेल्फ। दिस इज एन इम्प्लाइड रिवोकेशन। पहले तो उसने एजेंट रखा ताकि वो उसके हाउस को रेंट पर चढ़ा सके, बट फिर बाद में उसने खुद ही ये काम कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर एजेंसी का क्या हो गया, रिवोकेशन हो गया। रिनंसिएशन बाय एजेंट, तो सबसे पहले हमने देखा था रिवोकेशन। रिवोकेशन कौन करता है, प्रिंसिपल करता है। ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, हमारी जो एजेंसी है वो टर्मिनेट और कैसे हो सकती है, एजेंट भी उसे कर सकता है। Renunciation by agent, an agent may renounce the business of agency in the same manner in which the principal has right of revocation. In first place, if the agency is for fixed period, the agent would have to compensate the principal for premature renunciation without sufficient cause. Secondly, a reasonable notice of renunciation is necessary. Length of notice, time period of notice is to be determined by the same principle which apply to the revocation by principal. If agent renounces without proper notice, he shall have to make good any damage thereby resulting to the principal. सबसे पहली बात तो ये वर्ड्स का ध्यान रखना, जहाँ पर प्रिंसिपल टर्मिनेट कर रहा है वहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, रिवोकेशन। जहाँ एजेंट टर्मिनेट कर रहा है वहाँ हम क्या बोल रहे हैं, रिनंसिएशन। ठीक है। एजेंट ने जब एजेंसी को टर्मिनेट किया, सारी चीज़ें वही है जो प्रिंसिपल के हैंड पर थी, सब चीज़ें वही हैं। क्या क्या कि एजेंट किसी भी टाइम पर
टर्मिनेट कर सकता है एजेंसी को, बट उसे एक सफिशिएंट कॉज देना पड़ेगा। अगर वो बिना सफिशिएंट कॉज दिए और अगर फिक्स पीरियड की एजेंसी थी और उस फिक्स पीरियड टाइम पीरियड से पहले वो एजेंसी को टर्मिनेट कर रहा है, तो उसके लिए उसे कॉम्पनसेशन कर देना पड़ेगा प्रिंसिपल को। उसकी वजह से, एजेंट की वजह से अगर प्रिंसिपल को कोई लॉस हुआ तो वो उसके डैमेज को इंडेमनीफाई भी करेगा एजेंट, और साथ के साथ उसे एजेंट को एक नोटिस भी सर्व करना पड़ेगा प्रिंसिपल को अगर उसे एजेंसी को टर्मिनेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्लीशन ऑफ बिजनेस। एन एजेंसी इज ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड। अगर बिजनेस ही कंप्लीट हो गया, जिस काम के लिए उसने एजेंट को रखा था वही काम कंप्लीट हो गया, तो ऑटोमेटिकली हमारी एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। एन एजेंसी इज ऑटोमेटिकली एंड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ टर्मिनेटेड व्हेन इट्स बिजनेस इज कंप्लीटेड। दस फॉर एग्जाम्पल, द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट अपॉइंटेड टू सेल गुड्स ceases to be excisable when the sale is completed. Death or insanity. The agency is determined automatically on the death or insanity of principal or the agent. Winding up of a company or dissolution of partnership has the same effect. Act done by agent before the death would remain binding. तो अगर एजेंट की डेथ हो गई तो फिर यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप, या फिर प्रिंसिपल या एजेंट दोनों में से किसी की डेथ हो गई या दोनों में से कोई इंसैनिटी के सिचुएशन में चला गया, तो यहाँ पर हमारी टर्मिनेट हो जाएगी एजेंसी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली। लेकिन जो हमने चीज़ें डेथ और इंसैनिटी से पहले करी थी उसके लिए वो लोग लायबल रह जाएंगे, है ना। और डेथ के केस में कौन लायबल हो जाता है, फिर उसका लीगल हायर रिप्रेजेंटेटिव लायबल हो जाता है। और सेम केस में क्या होगा, जैसे कि हमने पढ़ा था ना, एक एजेंसी पार्टनरशिप बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी एजेंसी बनता है, तो उसमें पार्टनरशिप एग्जाम्पल था। तो सेम केस जो डेथ और इंसैनिटी के लिए होता है वो वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का भी सेम इफेक्ट होता है। Principal's insolvency. An agency end on the principal being adjudicated insolvent. On expiry of the time, when the agent has been appointed for a fixed period, the expiration of terms put an end to the agency whether the purpose of agency has been accomplished or not. An agency comes to an automatic end on expiry of its term. एजेंट रखा था, सिर्फ उसको ये बोला था कि यू हैव 1 month उस हाउस को लेट आउट करने के लिए, तो अपने आप से 1 महीने के बाद एजेंसी खत्म हो जाएगी, भले ही उसने हाउस को रेंट पे डाला हो या ना डाला हो। ठीक है, तो क्या क्या देखा, कौन कौन एजेंसी कैसे कैसे रिवोक होती है, एजेंसी कैसे कैसे रिवोक होती है, टर्मिनेट होती है। पहला पॉइंट तो रिवोकेशन था। रिवोकेशन में क्या देखा हमने, कौन करता है, प्रिंसिपल करता है। ठीक है, प्रिंसिपल कब कर सकता है, प्रिंसिपल एट एनी टाइम कर सकता है, बट वो कब नहीं कर सकता, जब पार्टली वर्क हुआ है और पार्टी वर्क नहीं हुआ। और अगर तब भी वो ऐसा कर देता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एजेंट को कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा। साथ में कोई भी हमें टर्मिनेट करना है, भले ही एजेंट टर्मिनेट कर रहा है या फिर प्रिंसिपल टर्मिनेट, कोई भी टर्मिनेट कर रहा है तो दोनों को ही नोटिस सर्व करके टर्मिनेट करना होगा। ठीक है, तो रेनंसिएशन बाय एजेंट, बिजनेस कंप्लीट हो गया, डेथ ऑफ प्रिंसिपल और ऑफ द एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंट बिकमिंग अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल, एक्सपायरी ऑफ टाइम। When agency is irrevocable, when the agent is personally interested, when the agent is principally interested in the subject matter of agency, the agency becomes irrevocable. Section 202 states that where the agent has himself an interest in the property which forms the subject matter of agency, the agency cannot, in absence of an express contract, be terminated to the prejudice of such interest. जब एजेंट को खुद ही सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट है, जिस चीज़ के लिए वर्क कर रहे थे ना, उस सब्जेक्ट मैटर के लिए एजेंट को पर्सनली इंटरेस्ट है, तो ये वाली एजेंसी हम तब तक रिवोक नहीं कर सकते जब तक उसका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, वैसे तो एजेंसी उन सब की वजह से टर्मिनेट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट करना इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब रिटन और ओरल बता के, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल 57, A gives authority to B to sell A's land and pay himself.
out of the proceeds of the debts due to him from A. A cannot revoke this authority, nor it can be terminated by his insanity or death. देखो, A एजेंट है, A ने किसको बोला, B को एज एन, सॉरी A एजेंट नहीं है, A प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल हूँ, ठीक है, मैंने तोशिका को बोला कि आप ना मेरी प्रॉपर्टी सेल कर दो जा करके, लेकिन ना ऑलरेडी उसका पैसा मैंने लेकर के रखा था उधार पे, ठीक है, तो मैंने बोला वो मेरी प्रॉपर्टी आप सेल कर दो और फिर सेल करने के बाद अपना सेट ऑफ करके मेरे को रिटर्न कर देना। तो मैं अब यहाँ पर टर्मिनेट नहीं कर सकती जब तक वो ये काम ना कर ले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एजेंट जो है उसका पर्सनल इंटरेस्ट है ना, क्योंकि उसको वो प्रॉपर्टी सेल करके अपने पैसे भी तो रिटर्न लेने हैं। तो जहाँ पर एजेंट पर्सनली लायबल नहीं, पर्सनली इंटरेस्टेड होता है उस काम के, उस सब्जेक्ट मैटर में, तो वहाँ पर एजेंसी प्रिंसिपल तो कर ही नहीं सकता है, ठीक है। और वहाँ पर अगर एजेंसी टर्मिनेट हो भी रही है तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के साथ होगी। A consigns 1000 bales of cotton to B, who has made advances to him on such cotton and desires B to sell the cotton and to repay himself out of the price the amount he own advances. A cannot revoke this authority, nor it is terminated by his insanity or death. ठीक है। Effects of termination. Effects of termination, section 208. When termination of agent's authority takes effect as to agent and as to third person. When termination of agent's authority takes effect as to agent and to third person, the termination of authority of an agent does not, so far as regard the agent, take effect before it becomes known to him, or far as regard third person before it becomes known to them. तो टर्मिनेशन का इफेक्ट हम देख रहे हैं कि जब या तो एजेंट के नोन में वो बात नहीं आई थी या फिर थर्ड पार्टी के नोन में वो बात नहीं आई थी। एग्जाम्पल 59, A डायरेक्ट्स B टू सेल गुड्स फॉर हिम एंड एग्रीज टू गिव B 5% कमीशन। A इज प्रिंसिपल, A ने B को बोला गुड्स सेल करने के लिए, A के गुड्स सेल करने के लिए, और A ने B को क्या बोला है कि आप जितने भी गुड्स सेल करोगे उसका 5% कमीशन अपने पास रख लेना। A afterwards by letter revokes the B authority. B after the letter is sent, but before he receives it sells the good of for 1 lakh rupees. The sale is binding on A and B and is entitled of commission of rupees 5000. ठीक है। A is principal, A ने B अपने एजेंट को क्या बोला है कि आप जितने भी गुड सेल करोगे मैं उस पर आपको 5% का कमीशन दूंगा। अब A ना इस अथॉरिटी को, इस एजेंसी को टर्मिनेट करना चाहता है, तो इसने यहाँ से नोटिस भेजा, लेकिन जब तक इसके पास नोटिस पहुँचता उससे पहले ही इसने 1 लाख रुपीज़ की सेल कर दी थी। तो अब ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं होगा, इसके लिए 5000 रुपीज़ B को मिलेंगे, है ना। लेकिन जब इसको नोटिस सर्व हो गया, इसके बाद अगर वो कुछ और सेल कर देगा ना, उसके लिए फिर वो लोग लायबल नहीं होगा, ये लायबल नहीं होगा A, ठीक है। A at Chennai by letter directs to sell for him some cotton lying in the warehouse in Mumbai, and afterwards by letter revokes his authority to sell and directs B to send the cotton to Chennai. ठीक है, रिवोक कर दिया अथॉरिटी और बोला कि वो कॉटन वापस भेज दो। B after receiving the second letter enters into the contract with C, who knows of the first letter but not of the second letter, for the sale of the cotton. C pays B the money which with which B absconds. C's payment is good as against A. क्या क्या हुआ यहाँ पर? A है चेन्नई में और B है कहाँ? मुंबई में, उसका एजेंट। A at Chennai sends letter to direct B to sell the cotton lying in the warehouse of in Mumbai. एंड आफ्टरवर्ड्स उसने पहला लेटर क्या भेजा, उसको सेल करने का पहला लेटर, ये लेटर नंबर 1 भेजा। फिर उसके बाद एंड आफ्टरवर्ड्स बाय लेटर सेकेंड लेटर उसने किस चीज़ का भेजा? अथॉरिटी को रिवोक करने का भेजा। एंड डायरेक्ट B, और साथ में उसने ये भी बोला कि जो कॉटन है ना उसको वापस चेन्नई भेजने के लिए।
B after receiving the second letter enters into contract with C. B सेकेंड लेटर मिलने के बाद कॉन्ट्रैक्ट कर गया थर्ड पार्टी के साथ, who knows of the first letter but not of the second for the sale to him of the cotton. C pays money to B in which B absconds. C's payment is good as against A. तो यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर गया, लेकिन जो C था ना, C ने इसको पैसे दे दिए, तो इसने इसको जब एक बार पैसे दे दिए तो इसको हम ये बोल रहे हैं कि वो एज गुड एज ऐसे ही मानेंगे जैसे इसने इसको पैसे दे दिए, ठीक है। एग्जाम्पल 61, A directs B his agent to pay certain money to C. A dies and D takes out probate to his will. B after A's death but before hearing of it pays money to C. The payment is as good as D, the executor. यहाँ पर डी ने जो उसका मतलब कि उसके विल में उसके लिए था, तो फिर उसको भी हम गुड मान लेंगे। तो सिंपल यहाँ पर क्या है कि व्हेन द टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी टेक इफेक्ट एज टू एजेंट एज टू द थर्ड पार्टी, द टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट डज नॉट सो फार एज रिगार्ड टू एजेंट टेक इफेक्ट बिफोर इट बिकम्स नोन टू हिम और एज फार एज रिगार्ड्स टू द थर्ड पर्सन बिफोर इट्स नोन टू देम। क्या कि जब हमने एजेंसी को टर्मिनेट किया था बट उस टर्मिनेशन का पता एजेंट को अभी तक नहीं लगा था, ठीक है, तो फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट उससे पहले हो गए होंगे हम उसको मानेंगे कि वो प्रॉपरली किए गए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हमने टर्मिनेट करा था लेकिन वही चीज़ वो थर्ड पार्टी तक नहीं पहुंची थी, तो उसको भी हम मानेंगे कि वो एज गुड एज जैसे कि प्रिंसिपल के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वैसे कर दिए गए हैं। एजेंट्स ड्यूटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय प्रिंसिपल्स डेथ और इंसैनिटी। When the agency is terminated by principal dying or becoming of unsound mind, the agent is bound to take on behalf of the representatives of his late principal all reasonable steps for the protection and preservation of interest entrusted to him. तो अगर एजेंसी टर्मिनेट होती है क्योंकि प्रिंसिपल की डेथ हो गई या प्रिंसिपल अनसाउंड माइंड का हो गया है, तो फिर एजेंट इज बाउंड, एजेंट लायबल हो जाता है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए वर्क करने के लिए, प्रिंसिपल के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए वर्क करने के लिए, और एजेंट को वो सारे रीजनेबल स्टेप्स लेने चाहिए जो उसके इंटरेस्ट में है, ठीक है। ये पॉइंट हमने उसमें भी पढ़ा था जहां हम वो पढ़ रहे थे ड्यूटी ऑफ एजेंट, ड्यूटी ऑफ एजेंट में भी पढ़ा था ना, रीजनेबल ड्यू डिलीजेंस रीजनेबल केयर वाला पॉइंट। टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी, टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी, सब एजेंट क्या होता है याद आया ना, सब एजेंट, एजेंट ने जो एक एजेंट अपॉइंट किया है सब एजेंट, वैसे तो वो अलाउड नहीं होता लेकिन 3 केसेस में अलाउड होता है ना। कौन कौन से 3 केसेस में अलाउड होता है याद करो। नहीं, मैं क्वेश्चन याद आया आपको, मैंने ये बोला कि सब एजेंट अपॉइंट करना वैसे तो लीगली अलाउड नहीं है लेकिन उसके 3 एक्सेप्शंस थे। वो 3 एक्सेप्शंस क्या क्या? वो हाँ नेसेसरी के केस में, हाँ, या फिर हमारा ऐसा ही एक हाँ बिजनेस मतलब कि कस्टम, बिजनेस में ऐसा है कस्टम ही है वो वैसा, या फिर जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस कॉन्ट्रैक्ट में ही ऐसा लिखा हुआ था पहले से। ये 3 थे। टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी, द टर्मिनेशन ऑफ एजेंट ऑफ एन the termination of the authority of an agent causes the termination subject to the rules herein contained regarding the termination of the authority of all sub agents appointed by him। तो यहाँ पर अगर एजेंट के साथ वो अथॉरिटी वो टर्मिनेट हो गया तो फिर वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी जो उसने सब एजेंट्स के साथ करके रखा था, वो सब टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया हमारा ख़त्म। इसके एमसीक्यू वगैरह कर लेना, आप लोगों के टेस्ट तो सारे बाद में ही होंगे है ना, तो एक बार देख लो पूरा चैप्टर, कहीं किसी में कुछ डाउट है तो पूछ लो, फिर हम इकोनॉमिक्स शुरू करते हैं, ठीक है।